हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक इज डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन करने से पहले जान लेते हैं कि डिविडेंड होता क्या है। डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड इज पार्ट ऑफ प्रॉफिट। डिविडेंड क्या होता है? पार्ट ऑफ प्रॉफिट। विच पार्ट ऑफ प्रॉफिट? दैट पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर्स। which is distributed to shareholders. अब शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? दे आर द इन्वेस्टर्स हु आर इन्वेस्टिंग देयर मनी इन द कंपनी। अब कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो दे आर एक्सपेक्टिंग समथिंग इन रिटर्न। उन्हें बदले में कुछ ना कुछ चाहिए और उन्हें क्या दिया जाता है? उन्हें दिया जाता है पार्ट ऑफ प्रॉफिट। जो भी कंपनी प्रॉफिट कमाएगी कुछ हिस्सा किसे बांटेगी? शेयर होल्डर्स को। और जो हिस्सा शेयर होल्डर्स को दिया जाता है, जो पार्ट शेयर होल्डर्स को दिया जाता है, उसे क्या बोला जाता है? डिविडेंड। नाउ कंपनी हैव टू डिसाइड कितना पैसा बांटा जाए और कितना बिजनेस में रिटेन कर लिया जाए। अब कंपनी को रिटेन करने की जरूरत क्यों है? फॉर एग्जाम्पल इफ वी आर अर्निंग समथिंग, हम भी पैसा कमा रहे हैं तो हम क्या करते हैं? कुछ इनकम को स्पेंड कर लेते हैं, कुछ इनकम को सेव कर लेते हैं, कुछ पोर्शन हम सेव कर लेते हैं। क्यों सेव करते हैं? फॉर द फ्यूचर अनसर्टेनिटीज, या फिर कोई ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है उसके लिए हम क्या कर लेते हैं? सेव कर लेते हैं। सिमिलरली कंपनी भी क्या करती है? जो भी प्रॉफिट कमाती है उसका कुछ हिस्सा बांट देती है और कुछ हिस्से को वो बिजनेस में रिटेन करके रखती है। रिटेन करना मतलब सेव करके रखती है। किस लिए? फॉर द री इन्वेस्टमेंट पर्पस। तो डिविडेंड डिसीजन में हमने यही डिसाइड करना है कि कितना प्रॉफिट जो कंपनी कमाएगी उसे शेयर होल्डर्स को दिया जाए और कितना प्रॉफिट बिजनेस में रिटेन किया जाए। हाउ मच ऑफ द प्रॉफिट अर्नड बाय द कंपनी इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। कितना प्रॉफिट बांटा जाए और कितना प्रॉफिट बिजनेस में रिटेन किया जाए। रिटेन क्यों किया जाए? फॉर री इन्वेस्टमेंट पर्पस, ताकि इससे प्रॉफिट को क्या कर सके? आने वाले टाइम पर री इन्वेस्ट कर सके। तो दैट इज प्रॉफिट। अब जो प्रॉफिट आएगा, हमने दो टाइप का डिसीजन लेना है, कितना शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के फॉर्म में दिया जाए और कितना बिजनेस रिटेन करके रखे। अब डिविडेंड डिसीजन जब ली जाती है, डिविडेंड डिसीजन के लिए भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हमारे डिविडेंड डिसीजन को इफेक्ट करते हैं। देख लेते हैं। देयर आर 10 फैक्टर्स विच विल अफेक्ट आवर डिविडेंड डिसीजन। दीज आर अमाउंट ऑफ अर्निंग्स, स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, कैश फ्लो पोजीशन, shareholders preference, taxation policy, stock market reaction, access to capital market, legal constraint and contractual constraints। अब 10 फैक्टर्स आ जाते हैं। इन 10 फैक्टर्स को डिटेल में जानते हैं कि फैक्टर्स क्या क्या कहते हैं। सबसे पहला फैक्टर दैट इज अमाउंट ऑफ अर्निंग्स। अब देखो, डिपेंड ही करता है कि एक कंपनी कितना कमा रही है। जितना ज़्यादा कमाएगी उतना ज़्यादा डिविडेंड देगी और जितनी कम कंपनी की अर्निंग्स होगी उतना कम वो क्या करेगी? डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेगी। तो डिविडेंड इज पेड आउट ऑफ करंट एंड पास्ट अर्निंग्स। डिविडेंड कहाँ से पे किया जाता है? आप करंट अर्निंग से भी डिविडेंड को पे कर सकते हो और पास्ट अर्निंग्स का यूज़ करके भी डिविडेंड पेमेंट कर सकते हो। देयरफॉर अर्निंग्स आर अ मेजर डेट्रीमेंट ऑफ द डिसीजन अबाउट द डिविडेंड। अब जब भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है तो सबसे मेजर डिटरमिनेंट कौन सा आ जाता है? सबसे मेजर डिटर्मिनेंट कौन सा आ जाता है? अर्निंग्स। सबसे मेजर डिटर्मिनेंट हमारे पास कौन सा आ जाएगा? अर्निंग। नाउ वी हैव टू डिसाइड, जितनी ज़्यादा अर्निंग्स होंगी उतना ज़्यादा क्या होगा? डिविडेंड होगा। जैसे एग्जाम्पल दे दिया, ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2018-19 रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड अर्न्ड अ नेट प्रॉफिट ऑफ 35,163 crores, out of which they distribute 4,113 crores as a dividend. Total reserve and surplus is 3,98,500। कुछ पोर्शन क्या कर दिया गया? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, कुछ पोर्शन को क्या कर लिया गया? रिटेन कर लिया गया। ठीक है। नेक्स्ट फैक्टर हमारे पास आ जाता है। नेक्स्ट इज स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स। अब देखो, जितनी ज़्यादा कंपनी की अर्निंग्स फ्लक्चुएटिंग होगी ना उतना ज़्यादा डिविडेंड फ्लक्चुएट होगा। अब जैसे आपने ज़्यादा कमाया इस मंथ तो ज़्यादा डिविडेंड दे दिया, नेक्स्ट मंथ कम कमाया तो नेक्स्ट डिविडेंड दे दिया। इससे क्या होता है? शेयर होल्डर्स की एक्सपेक्टेशंस आपसे बढ़ जाती है। आप कम दोगे तो शेयर होल्डर्स एक्सपेक्ट आपसे ज़्यादा करेंगे। तो डिपेंड ही करता है कि आपकी अर्निंग्स कितनी स्टेबल है। जितनी आपकी अर्निंग स्टेबल होंगी, स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी उतना ही डिविडेंड क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो डिपेंड करता है कि अर्निंग्स कितनी स्टेबल है। इफ़ अ
इफ अ कंपनी हैज स्टेबल अर्निंग्स इट विल प्रोवाइड हाई डिविडेंड टू इट्स शेयर होल्डर्स। अगर स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग ज़्यादा है, आप नॉर्मली एक जैसा कमा रहे हो, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, डिविडेंड ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। नेक्स्ट फैक्टर हमारे पास आ जाता है, नेक्स्ट इज ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। अब ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज का मतलब क्या है, अगर कंपनी के पास कोई अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है जहां पर वो इन्वेस्टमेंट कर सकती है, उस केस में कंपनी क्या करेगी, डिस्ट्रीब्यूशन कम करेगी और ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लेगी, रिटेन कर लेगी, क्योंकि पैसा होगा, सेविंग्स होगी, तभी तो हम क्या करेंगे, उसे री इन्वेस्ट करेंगे। तो कंपनी डिसाइड करेगी, अगर उसको ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, कोई प्रोजेक्ट ऐसा है जो बहुत ज़्यादा कैश फ्लोज देने वाला है, उस केस में कंपनी क्या करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा रिटेन करेगी और कम से कम डिस्ट्रीब्यूट करेगी। कंपनीज हैविंग गुड ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज रिटेन मोर मनी आउट ऑफ देयर अर्निंग्स। अगर अच्छी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है तो रिटेंशन हमारी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। सो एज टू फाइनेंस द रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट द डिविडेंड इन ग्रोथ कंपनीज इज देयरफॉर स्मॉलर देन दैट इन नॉन ग्रोथ कंपनीज। तो जहाँ पर ग्रोथ कंपनीज होती है, मतलब जो ग्रोइंग कंपनीज होती है, जो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करती हैं, वो क्या करती है, कम से कम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है। जिनके पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ज़्यादा अवेलेबल होती है, वो कम से कम डिस्ट्रीब्यूशन करती है, डिविडेंड का कम से कम हिस्सा शेयर होल्डर्स को दिया जाता है। और जो नॉर्मल रेंज पर बिजनेस कर रही होती है, नॉन ग्रोइंग कंपनीज होती है, वो क्या करती है, ज़्यादा से ज़्यादा डिविडेंड देती है। तो यहाँ पर डिपेंड करता है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है तो डिविडेंड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ कम है तो डिविडेंड क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट फैक्टर आ जाता है हमारे पास कैश फ्लो पोजीशन। अब कैश फ्लो पोजीशन पर भी डिपेंड करता है आप कितना पैसा कमा रहे हो। ज़्यादा कमाओगे तो ज़्यादा डिविडेंड दे दोगे, कम कैश फ्लोज है तो कम डिविडेंड होगा। तो कंपनीज डिक्लेयर हाई रेट ऑफ डिविडेंड ओनली व्हेन दे हैव सरप्लस कैश। पेमेंट कहाँ से करनी है, पेमेंट तो कैश से ही करनी है ना। अब कैश अवेलेबल होगा तभी तो डिविडेंड दोगे, तो जितना ज़्यादा कैश होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, डिविडेंड होगा। और जितना कम कैश फ्लोज होंगे उतना कम ही आप क्या करोगे, डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करोगे। इन सिचुएशन ऑफ शॉर्टेज ऑफ कैश, अगर कैश की शॉर्टेज है तो कंपनी या तो डिविडेंड डिक्लेयर ही नहीं करेगी या फिर कम डिविडेंड डिक्लेयर करेगी, हाई रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करेगी। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, नेक्स्ट फैक्टर देख लेते हैं। नेक्स्ट इज शेयर होल्डर्स प्रेफरेंस। नेक्स्ट फैक्टर इज शेयर होल्डर्स प्रेफरेंस। अब कुछ शेयर होल्डर्स ऐसे होते हैं जो एजुकेटेड होते हैं, जो एडवेंचरस होते हैं, वो क्या बोलते हैं, वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, आपके पास अगर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है तो आप उस पैसों को क्या कर दो, री इन्वेस्ट कर लो, रिटेन कर लो, हमें डिविडेंड मत दो, जब आप ज़्यादा कमा लोगे तब डिविडेंड दे देना। तो कुछ शेयर होल्डर्स ऐसे होते हैं जो रेगुलर इनकम पर डिपेंडेंट होते हैं, उन्होंने इन्वेस्टमेंट इसी पर्पज से किया होता है कि उन्हें रेगुलर इनकम आती रहे। तो डिपेंड करता है आपके शेयर होल्डर्स आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन क्या कहती है। इफ़ दे आर एक्सपेक्टिंग हाई डिविडेंड यू हैव टू पे डिविडेंड, इफ़ दे आर एक्सपेक्टिंग कि कोई बात नहीं आप री इन्वेस्ट कीजिए, तो आप क्या कर सकते हो, उसको रिटेन करके रख सकते हो। एज शेयर होल्डर्स हैविंग वोटिंग राइट देयर इंटरेस्ट रिगार्डिंग डिविडेंड प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। किसका इंटरेस्ट, शेयर होल्डर्स का इंटरेस्ट। देयर आर ऑलवेज सम शेयर होल्डर्स वो डिपेंड अपॉन अ रेगुलर इनकम फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट। बहुत सारे ऐसे शेयर होल्डर्स होते हैं जो रेगुलर इनकम पर डिपेंडेंट होते हैं। इफ़ दे आर एक्सपेक्टिंग कि उन्हें रेगुलर इनकम मिलती रहे तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। नेक्स्ट फैक्टर देख लेते हैं। नेक्स्ट फैक्टर आ जाता है हमारे पास टैक्सेशन पॉलिसीज। अगर कंपनी टैक्स पे करती है तो उसे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे इफ कंपनी डिविडेंड पे करती है तो उसे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स भी पे करना होता है। तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, अगर टैक्स रेट ज़्यादा है, अगर कंपनी को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स ज़्यादा पे करना पड़ेगा तो उस केस में कंपनी क्या करेगी, कम से कम डिविडेंड डिक्लेयर करेगी। वहीं रेट ऑफ डीडीटी कम होगा तो डिविडेंड क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो डिपेंड करता है, टैक्स ज़्यादा होगा, टैक्स रेट ज़्यादा होगा तो डिविडेंड क्या होगा, कम होगा। भाई टैक्स कम होगा तो डिविडेंड क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इफ टैक्स ऑन डिविडेंड इज हायर, अगर डिविडेंड पे करने पर आपको टैक्स ज़्यादा पे करना पड़ेगा तो इट्स बेटर कि आप कम से कम डिविडेंड पे करो। सो टैक्सेशन पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑल्सो इन्फ्लुएंस डिविडेंड डिसीजन। अब डीडीटी पर भी डिपेंड करता है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स ज़्यादा है तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन क्या करोगे, कम करोगे। वहीं टैक्स कम है तो डिविडेंड आप ज़्यादा
डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। नेक्स्ट फैक्टर हमारे पास आ जाता है स्टॉक मार्केट रिएक्शन। अब स्टॉक मार्केट पर भी डिपेंड करता है कि स्टॉक मार्केट कैसे चल रही है। A higher rate of dividend has a positive impact on stock price and vice versa. Therefore, management should take into account the impact of dividend policy on equity share price while taking a decision about it. अब देखो स्टॉक मार्केट कैसे रिएक्ट करती है, आपके अकॉर्डिंग रिएक्ट करती है। अगर आप डिविडेंड ज़्यादा दे रहे हो, अगर इफ़ यू आर पेइंग डिविडेंड हायर डिविडेंड, अब अगर आप ज़्यादा डिविडेंड पे कर रहे हो तो कंपनीज क्या करेंगी, तो शेयर होल्डर्स क्या करेंगे, शेयर होल्डर्स आपकी कंपनी में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे। क्यों, अब देखो डिविडेंड ज़्यादा डिक्लेयर करोगे तो शेयर इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, क्या एक्सपेक्ट करते हैं आपसे ज़्यादा से ज़्यादा डिविडेंड। अब इन्वेस्टर्स क्या करेंगे, आपके शेयर्स को ज़्यादा परचेज करना स्टार्ट करेंगे, तो आपका मार्केट प्राइस जो है शेयर्स का वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इफ़ यू वांट कि आपके शेयर का प्राइस अच्छा हो, मार्केट प्राइस इंक्रीज हो जाए, देन यू हैव टू डिक्लेयर हायर डिविडेंड। आपको देखना है कि इन्वेस्टर्स आपकी कंपनी में कब इन्वेस्ट करेंगे, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा डिविडेंड पे करोगे। हम भी किसी कंपनी में कब इन्वेस्ट करेंगे, जब हमें रिटर्न ज़्यादा मिलेगी। तो डिपेंड करता है कि आप डिविडेंड कितना डिक्लेयर कर रहे हो। हायर रेट ऑफ डिविडेंड, अगर आप ज़्यादा डिविडेंड पे करोगे उसका मार्केट पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। वही रेट ऑफ डिविडेंड कम होगा तो इन्वेस्टर्स आर नॉट रेडी टू इन्वेस्ट इन योर कंपनी, तो वहाँ पर आपका मार्केट प्राइस क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। इफ़ यू वांट कि आपके शेयर का मार्केट प्राइस बढ़े, अच्छा आपको रिटर्न मिले, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिविडेंड पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज असेस टू कैपिटल मार्केट। असेस टू कैपिटल मार्केट मतलब जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज होती है ना, तो इजीली उनको कैपिटल मार्केट से पैसा मिल जाता है। जब भी पैसों की रिक्वायरमेंट होगी तो उन्हें वो शेयर से इजीली पैसों को रेज कर सकते हैं, अच्छा प्राइस उन्हें मिल जाता है। तो वो क्या करते हैं, रिटेन कम करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा डिविडेंड बांट देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है जब भी पैसों की रिक्वायरमेंट होगी वो मार्केट से उठाने जाएंगे तो ईजिली उन्हें पैसा मिल जाएगा। अगर आपका मार्केट में असेस अच्छा है, आपका प्राइस अच्छा, आपकी रेपुटेशन अच्छी चलती है, तो उस केस में आप क्या करोगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दो और कम से कम रिटेन करके चलो। लार्ज एंड रेपुटेड कंपनीज जनरली हैव इजी असेस टू द कैपिटल मार्केट। बड़ी बड़ी कंपनीज जो होती है ना, इजीली उन्हें लोन मिल जाता है, देयरफॉर दे में डिपेंड लेस ऑन रिटेन अर्निंग्स। वो कम से कम रिटेन करती है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है। दीज कंपनीज टेंड टू पे हायर डिविडेंड्स। जिनका मार्केट में असेस अच्छा है वो क्या करेंगी, ज़्यादा डिविडेंड देंगी। जिनका मार्केट में असेस अच्छा नहीं है वो क्या करेंगी, कम से कम डिविडेंड देंगी और ज़्यादा से ज़्यादा रिटेन करेंगी। नेक्स्ट आ जाता है लीगल कॉन्स्टेंट। जब भी डिविडेंड डिक्लेयर करना है तो हमें बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है जिनको फॉलो करना पड़ेगा। रूल्स एंड रेगुलेशंस किसके आ जाते हैं, आपको कंपनीज एक्ट के फॉलो करने पड़ेंगे, आपको इनकम टैक्स एक्ट के रूल्स एंड रेगुलेशंस को भी फॉलो करना पड़ेगा। सर्टेन प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट प्लेस restrictions on payouts as dividend, such provision must be adhered to while declaring the dividend। जब भी आपको डिविडेंड डिक्लेयर करना है, जितने भी प्रोविजंस कंपनीज एक्ट में बताए गए हैं या इनकम टैक्स एक्ट में बताए गए हैं, उन सब प्रोविजंस को आपको फॉलो करना पड़ेगा बिफोर डिक्लेयरिंग एनी रेट ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड डिक्लेयर करने से पहले आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस को देखना पड़ेगा। नेक्स्ट लास्ट आ जाता है हमारे पास कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्स्टेंट्स। समटाइम्स हमारे ऊपर कुछ और लोग भी रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं, जैसे कि कहीं से हम लोन लेने वाले हैं, किसी के साथ हम कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने वाले हैं, तो सामने वाली पार्टी भी हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा देती है कि आप इस रेट से ज़्यादा डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करोगे, या फिर जब तक आप मेरी रीपेमेंट नहीं करते थे आप कम से कम डिविडेंड को डिक्लेयर करोगे। तो वाइल ग्रांटिंग लोन्स टू अ कंपनी समटाइम्स द लेंडर में इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस। लेंडर्स भी हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं ऑन द पेमेंट ऑफ डिविडेंड इन फ्यूचर। फ्यूचर में आप जो भी डिविडेंड पेमेंट करोगे वो हमारे अकॉर्डिंग करोगे, या रेट ऑफ डिविडेंड कम रखोगे, या फिर आप बिल्कुल ही डिविडेंड पे नहीं करोगे। तो हमें उन कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्स्ट्रेंट्स को भी मानना पड़ता है। कॉन्ट्रैक्ट कॉन्स्ट्रेंट्स क्या होता है, रिस्ट्रिक्शंस। जो भी रिस्ट्रिक्शंस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग लगाई गई हैं उन रिस्ट्रिक्शंस को भी हमें क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा, बिकॉज वी कैन नॉट ब्रेक द एग्रीमेंट। क्योंकि एग्रीमेंट किसके साथ साइन हुआ है, लेंडर्स, लोन प्रोवाइडर्स के साथ साइन हुआ है जिन्होंने हमें पैसा दिया है, और जब तक उनके पैसों की रीपेमेंट नहीं हो जाएगी, जब तक हमें उनसे छुटकारा नहीं मिल जाएगा, तब तक हमें उनके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। क्लियर? तो दीज आर द फैक्टर्स विच विल अफेक्ट आर डिविडेंड डिसीजन। एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से।
फर्स्ट इज अमाउंट ऑफ अर्निंग्स, शॉर्ट में रिवाइज करते हैं, कैसे याद रखना है आप लोगों ने, शॉर्ट में याद करते हैं। अमाउंट ऑफ अर्निंग्स, अर्निंग ज़्यादा तो डिविडेंड भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। जितनी ज़्यादा अर्निंग्स उतना ज़्यादा हमारा क्या होगा, डिविडेंड होगा। स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स, जितनी स्टेबल हमारी अर्निंग्स होंगी उतना ज़्यादा हमारा क्या होगा, डिविडेंड होगा। ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा अवेलेबल हैं तो उस केस में डिविडेंड क्या होगा, कम होगा। नेक्स्ट इज कैश फ्लो पोजीशन, डिविडेंड कहाँ से पे किया जाता है, कैश फ्लो से, तो कैश फ्लो ज़्यादा, डिविडेंड भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। नेक्स्ट शेयर होल्डर्स प्रेफरेंस, अब शेयर होल्डर्स की प्रेफरेंस पर डिपेंड करता है। शेयर होल्डर्स प्रेफर करते हैं कि डिविडेंड ज़्यादा, प्रेफरेंस है डिविडेंड की तरफ, तो प्रेफरेंस है डिविडेंड की तरफ, तो डिविडेंड भी क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा पे करना पड़ेगा। टैक्सेशन पॉलिसी, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे करना होता है कंपनीज को। अगर डीडीटी ज़्यादा है तो उस केस में आप डिविडेंड कम दोगे क्योंकि आपको टैक्स ज़्यादा पे करना पड़ेगा। स्टॉक मार्केट रिएक्शन, स्टॉक मार्केट भी आपके अकॉर्डिंग रिएक्ट करेगी। अगर आप डिविडेंड ज़्यादा पे करोगे तभी आपका मार्केट प्राइस पर शेयर आपको ज़्यादा मिलेगा। नेक्स्ट असेस टू कैपिटल मार्केट, अगर आपका इजी असेस है, असेस ज़्यादा है कैपिटल मार्केट में, तो आप डिविडेंड कम से कम डिस्ट्रीब्यूट करो, ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट करो और रिटेन कम से कम करो। लीगल कॉन्स्टेंट्स, लीगल कॉन्स्टेंट्स मतलब रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा है, अब लॉ के रिस्ट्रिक्शंस को आपको फॉलो करना पड़ेगा। रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा है तो आपकी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएंगी, कम हो जाएगी। कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्स्टेंट्स की बात करें, अगर कॉन्ट्रैक्ट में रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई है तो रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा, तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगी, आपकी कम हो जाएगी। नाउ दीज आर द फैक्टर्स विच विल अफेक्ट आवर डिविडेंड डिसीजन। होप आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आया। थैंक यू वेरी मच, मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय।